नमस्कार दोस्तों। आज आपको बड़ी हैरानी होगी कि हम दोनों पिंक पिंक डाल के आ गए हैं। हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, ये बाई चांस हो गया है। बट मोदी जी भी कोई काम बाई चांस नहीं करते। आपको मालूम है कि उन्होंने अब जो बॉक्सिंग ग्लव्स हैं वो डाल दिए हैं। अब खैर नहीं किसी की, उसमें सबसे पहला काम तो है कि चाइना की एक न्यूज़ आई कि चाइना ने भारत के अंदर मोदी जी की गवर्नमेंट के रजीम चेंज करने की पूरी प्लानिंग करी थी 2024 में। उसके बाद भी ट्राई करते रहे, लेकिन अब उन्होंने गिव अप कर दिया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आकर चाइना की वाट लगानी शुरू कर दी है। यानी कि एक तूफान आ गया है। ओहो, तूफान क्या है, आज तो यहाँ पर तूफान ऐसा है कि 230 किलोमीटर की स्पीड पे आज हवा चल रही है। हो सकता है मेरा बीच में इंटरनेट भी बंद हो जाए क्योंकि हमारे सारे टावर, सारे पेड़, सब कुछ गिर चुका है। यहाँ पर 3 दिन की छुट्टियां हैं, इतना बड़ा तूफान है और मोदी जी तूफान ये बंद होने नहीं देंगे, ये गारंटी है। सिर्फ चाइना ही नहीं, और भी कई जगह हैं जहां पर ये तूफान मोदी जी लेकर आने वाले हैं। ऐसी बात नहीं कर रहे, विद प्रूफ बात करेंगे। पहली बात यह है कि इसकी एनालिसिस बहुत डीपली चीज़ों की करके हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मंजरी जी ने पूरी तैयारी करी है इसकी। आज मंजरी जी से बात करते हैं कि इनके मोदी जी क्या करने वाले हैं बॉक्सिंग ग्लव्स डालने के बाद, क्योंकि बॉक्सिंग ग्लव्स के बिना ही इतनी बॉक्सिंग कर लेते हैं। अगर ग्लव्स डाल लिए उसके बाद क्या करेंगे, आज करेंगे मजेदार वीडियो मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। ये बॉक्सिंग ग्लव जो डाली है मोदी जी ने, आपको लगता है कि लिस्ट बाय लिस्ट कौन कौन से ऐसे लोग हैं या कंट्रीज हैं या सिविलाइजेशंस हैं जिसकी अब वाट लगने वाली है जी? देखिए, सिविलाइजेशन ये इंडिविजुअल छोड़ेंगे नहीं। डीप स्टेट से शुरू करते हैं। डीप स्टेट का प्लान है पूरी वर्ल्ड को रूल करने का, सारे रिसोर्सेज को कैप्चर करने का, सारे लोगों को गुलाम बनाने का। अभी डीप स्टेट हर जगह नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी टाइप चीजों से घुसता है और उसके बाद फिर इसका प्लान है कि टू टेक ओवर एंड फिनिश डेमोक्रेसी, फिर वहां पर किंगडम हो। और ये किंगडम बनाने के लिए इन्होंने ये मैप निकाला है। ये मैप हम बीच बीच में कई बार देखेंगे। पहले देखते हैं कि ये 10 भागों में बटा हुआ जो है मैप, इसको इन्होंने 10 देशों में जोन्स में बांटा है या देशों में बांटा है। इसको किंगडम कहा है। इसको कहीं भी इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए नहीं छोड़ा है। नॉर्थ अमेरिका, जो यूएस, कनाडा, मैक्सिको हम जानते हैं, वहां पर रहेगा। उसके बाद साउथ अमेरिका, अब मैं इसके हिसाब से नहीं चल रही हूँ, साउथ अमेरिका जो इनके कंट्रोल में आराम से रहेगा। तो अब उसके बाद वेस्टर्न यूरोप इन्होंने एक जोन किया है। जापान और सारे आइलैंड्स को, जो आसपास के आइलैंड है, फिलीपींस है, ताइवान, इन सबको एक तरफ कर दिया है। साउथ पोल के पास होने के कारण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को एक तरफ किया है। अब इसमें ये साउथ अमेरिका को इसलिए अलग रखा है कि पूरा जो ग्लोबल साउथ है वो किसी एक के पास ना चला जाए। ठीक। अब ईस्टर्न यूरोप को, रशिया को इंक्लूड करके इन्होंने दे दिया है। लैटिन अमेरिका, वही जो साउथ अमेरिका है, उसको इन्होंने एक जोन में रखा। ठीक। एक भारत का इन्होंने जोन रखा है, एक चाइना का जोन रखा और एक मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का रखा है, जो उसको आप नंबर 7 के तौर पे रख रहे हैं, देख रहे हैं। और एक सेंट्रल अफ्रीका को 8 में रखा है। अब अफ्रीका को इन्होंने 3 पार्ट्स में, 4, 8, 7, 3 नंबरों में अफ्रीका को इन्होंने तोड़ा हुआ है। कारण क्या है? अफ्रीका, अफ्रीकन्स के पास काफी बल होता है, काफ़ी मैन पावर उनकी बहुत अच्छी है। सेकेंडली, उनका जो है लैंड बड़ा फर्टाइल है और बहुत ज़्यादा उसमें सब खनिज वगैरह है, तो रिच लैंड है, इसलिए उसको 3 पार्ट्स में तोड़ दिया है। इसी तरह से एशिया को इन्होंने 4 पार्ट्स में तोड़ दिया है। सब इसलिए तोड़ा फोड़ा जोड़ा है ताकि ये सारी चीज़ें डीप स्टेट के कंट्रोल में रहें। और इसको जो प्रपोज करने वाली संस्था, उसका नाम है क्लब ऑफ रोम। ठीक है। तो ये कुछ पुराने विदेशी राजाओं की, रोम के राजा है, जैसे इंग्लैंड का राजा है, इन सब की एक काउंसिल है, काउंसिल ऑफ रोम या क्लब ऑफ रोम, जो भी आप कह लीजिए, उसका ये बात है। अब इसको जो है लेटेस्ट इसका क्या है? ये बना है 1970 में था। अब लेटेस्ट आप क्या देखते हैं? नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेविंग डेमोक्रेसी के बहाने अमेरिका हर जगह घुसता है, डीप स्टेट उसका। और उसके बाद उस देश में बवाल शुरू हो जाते हैं। वो देश 2 भागों में टूटना शुरू करता है। वहां पे सिविल राइट्स आते हैं और उसके बाद, जैसे आपने इराक को देखा, इराक अच्छा भला चल रहा था सद्दाम के अंदर में, अब वो देश केवल आतंकवाद की जड़ है। तो इस तरीके से अब ईरान में एक शासन है,
देखिए जो भी कुछ वहां पर इस्लाम के नाम पे एट्रोसिटी होती है उसको आप अभी नजरअंदाज कीजिए। एक वहां पर आयतुल्ला खोमेनी वहां पर एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन आयतुल्ला खोमेनी को वहां पर रोज चैलेंज किया जाता है। नॉर्थ कोरिया को उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर रखा है। क्यों? क्योंकि किम जो उनके कारण ये नॉर्थ कोरिया में एंटर नहीं कर पा रहे। तो दो चीजें इनके अगेंस्ट में जाती हैं, एक क्लोज सोसाइटी और दूसरा किंगडम्स। अगर ये चीजें हैं तो डीप स्टेट वहां पर पेनिट्रेट नहीं कर पाता। इन सेक्टर्स को वो अकेला छोड़ देता है कि जब हमारे पास काफी ज्यादा पावर हो जाएगी तो हम इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करके ले लेंगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक बहुत छोटा सा एरिया है, तो उसको जो है ये आराम से जीत सकते हैं अगर ये बाकी सारे हिस्से पर काबू कर सकेगा। तो इसी सिलसिले में इन्होंने अफ्रीका को 3 पार्ट्स में तोड़ा है। अब अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जो इनके खिलाफत में अब जा रहे हैं। कब? जब उनको मोदी का सपोर्ट मिल रहा है। अभी हमने नेपाल में जैसे देखा, तो नेपाल में क्या देखा कि वहां के कुछ मिनिस्टर्स हैं वो डीप स्टेट के एजेंट्स हैं। तो आपने एक पहले उपद्रव किया, उसके बाद फिर उसमें एक गवर्नमेंट आई। गवर्नमेंट में पहले वाले सब हट गए, जो ये चाहते हैं वो लोग आकर के बैठे, और ये काम किसका करेंगे? डीप स्टेट का करेंगे। ऐसे ही भारत में हमने देखा था, जब एक समय ये था कि पार्टी कोई भी जीते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बनेंगे या फिर फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह बनेंगे। तो इस तरह की जो चीजें होती ना वो डायरेक्टिव होती। क्यों? क्योंकि वो डीप स्टेट के डायरेक्टिव पर काम करेंगे। ये फेज हम देख करके 2014 में निकल चुके हैं। अब मोदी जी ने इसके खिलाफ अच्छी सी तैयारी की, तो अब वो तैयारी हम सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट होती देखते हैं साउथ अफ्रीका में, इसलिए हम साउथ अफ्रीका की बात करें। अभी हमने क्या किया कि यहाँ पर AES स्टेट्स हैं। वो क्या है? माली, बुर्किना फासो और इस तरीके के इन लोगों ने काउंटर करना शुरू किया डीप स्टेट की इस एजेंसी को, जिसको हम लोग कहते हैं सॉरी जिसको हम लोग कहते हैं कि ये नो नेशन थ्योरी, कि आपका कोई अपना जो है नेशन नहीं है और आप अपने नेशन के बाउंड्री से बाहर एक्सपैंड करके इस तरीके से निकलिए और एक क्लब बनाइए। वही क्लब जो नंबर 7 या नंबर 8 या नंबर 4 से डिपिक्ट करता है। आप अपने आप को डीप स्टेट के साथ अलाइन करके वो आगे कर दीजिए। अब इसमें आप कहिएगा बिब्लिकल प्रोफेसी का क्या हाथ है? अभी भी ट्रंप ने आपके बात किया था कि अब्राहमिक अकॉर्ड, तो ये चल उसी प्लॉट पे रहे हैं, भले ये दिख इस समय कुछ भी रहा हो, और इसके थ्रू ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने की बात कर रहे हैं। तो अब ये AES स्टेट क्या कर रहे हैं? इसमें माली, बुर्किना फासो, नाइजर है, फिर धीरे धीरे और स्टेट्स आते जा रहे हैं। इन्होंने काउंटर किया है। मैं अभी केवल एक चीज की बात कर रही हूँ, ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है कि जो देशों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये वहां जाकर के अपने केस को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनको न्याय मिल जाएगा। जैसे हमारे नेहरू जी गए थे ना कि जीता हुआ युद्ध छोड़ करके कश्मीर के लिए, तो वैसे ये लोग भी जाते हैं, और ये नियो कॉलोनियल रिप्रेशन की तरह से या टूल की तरीके से काम कर रहा है। तो अब इन्होंने क्या किया, ऑफ लेटली अपने आप को विड्रॉ करना शुरू किया है, ये क्लेम करना शुरू किया है कि हम वहां पर नहीं जाएंगे, हम अपना कोई भी केस ICC में नहीं ले जाएंगे, हम ICC को ओवरथ्रो करते हैं। जैसे एक हमारा केस गया था एनरॉन का, और केस को लड़ रहे थे पी चिदम्बरम। अब मजेदार चीज क्या है, ICC को इसे तुरंत डिस्कार्ड कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत का सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर एनरॉन जैसी कंपनी के साथ है, और भारत को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है हावर कुरैशी, जो एक पाकिस्तानी नेशनल है। और ये नाटक आपका वहां पर चल रहा है। तो भारतीय गवर्नमेंट को काफी सारे पैसे एनरॉन को देने पड़े थे, क्योंकि एनरॉन एक डीप स्टेट की कंपनी थी जिसको लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये फाउल प्ले हम ICC का देख चुके हैं। ईरान इराक का युद्ध हुआ, क्यों? क्योंकि वो ICC में काफी दिनों से गए थे। भारत पाकिस्तान के बहुत सारे केसेस ICC में पड़े हुए हैं। ICC किसी चीज का फैसला नहीं करता। एक तो प्रोलॉन्ग बहुत सालों साल केस चल रहे हैं। जैसे हमारी जुडिशरी में ना, दादा केस फाइल करेगा, पोता केस लड़ेगा, ठीक है, 3 जनरेशन केस लड़ने में ही लग गई। फिर आप उनके वहां केस फीस है, वकील हैं, पैसे भी खर्च करते रहिए, और अंतहीन इंतजार है आपका कि एक दिन आपको न्याय मिलेगा, जो कि कभी नहीं मिलता।
फिर इनकी जो पॉलिसी है वो सेल्फ सेंट्रिक है कि डीप स्टेट का जहाँ इंटरेस्ट फॉरवर्ड होगा वहां पर ये फैसला उसके हिसाब से देंगे। आपके नेशनल लॉ को, आपकी सॉवरेनिटी को, आपके लोगों के इंटरेस्ट को ये कोई दर्जा नहीं देते। तो इसके कारण अब जैसे चाइना है, चाइना जा करके आप चाइना के विरोध आईसीसी में चले जाइए तो वहां पर कुछ नहीं देंगे। एनवायरमेंटल पोल्यूट कर रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखिए, पैलेस्टीन मुस्लिम्स पूरी जगह पर अच्छे से ह्यूमन राइट वायलेट कर रहे हैं, बट इस्लामोफोबिया एक टर्म आ गया जिसके अंडर में ये सारी चीजें छुप गई। अब आप उन अट्रोसिटीज की बात भी नहीं कर सकते, राइट? तो आईसीसी ऐसे समय पे क्या कर रहा है? अब इस समय यूरोप इस चीज को ढूंढ वो कर रहा है, क्योंकि यूरोप को भी ईस्ट यूरोप वेस्ट यूरोप दो भागों में स्प्लिट करना है। इसलिए वो इस चीज को होने दे रहे हैं या ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। टूल उनका इलीगल इमिग्रेंट्स है। इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ भी बहुत सारे केसेस है, दे नेवर सी द लाइट ऑफ द डे। ओके, तो इस तरीके से वो सारा जो जुडिशियल वो है नेटवर्क इस तरीके से रचा गया है। इसीलिए मैंने पहले केवल आईसीसी को लिया है, ताकि जब आप पूरा सब लड़ भिड़ करके जाएं तो ये आपको समझाएंगे भाई इसका एक नॉन वायलेंट तरीका है इसको निपटने का लिए, और आप आईसीसी में जाएंगे और वहां पर आप लटक जाएंगे, भटक जाएंगे, और आपका काम, आपकी जीत आपके हाथ से निकल जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर देखा था ना कि आजाद हिंद फौज आई लड़ते हुए, नागालैंड तक वो कर लिया, फिर सुभाष चंद्र बोस को गायब होना पड़ा। तो ये केस गांधी और नेहरू ने लेकर के कि लड़ते क्यों हो, चलो हम लोग बात करते हैं, बातचीत से समाधान करते हैं, और अचानक जो है पूरी चीज खत्म हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से जीती हुई बाजी को टेबल पे ला करके हरवा देते हैं। गोवा में हमने इस तरीके का देखा। मैं पास्ट एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि दिस इज अनफिनिश्ड चैप्टर, दिस इज स्टिल गोइंग ऑन। 12 चीफ्टन थे जिन्होंने गोवा को इंडिपेंडेंट करा लिया, तो इनको बातचीत की टेबल पर बुलाया, एक नहीं गया, 11 को बातचीत की टेबल पे जहर दे करके या अस्त्रों से मार दिया, और इस तरीके से रिकैप्चर कर लिया गोवा। यही पॉलिसीज आज भी चल रही है, कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो अब मोदी क्या कर रहे हैं इस चीज को निकालने के लिए? तो सबसे पहले तो वो नेशनल सॉवरेनिटी को इज्जत दे रहे हैं कि ये आपकी सॉवरेनिटी है और इसको हम इज्जत देते हैं। आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को, आप अपने कानूनों को, उनको लेकर के आइए, क्योंकि हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग होती है, विधियां अलग होती हैं, लोगों का कल्चर, कॉन्सेप्ट, न्याय को देखने समझने का तरीका अलग अलग होता है। डंडे से शेर को नहीं हाँक सकते हैं, ना गाय पे गोली चला सकते हैं, ठीक है? तो जहाँ शेर है वहां पर आपको बंदूक साथ में रखनी पड़ेगी, और जहाँ गाय है वहां पर डंडा उठाना पड़ेगा। ये जो डीप स्टेट चल रहा है वो वन साइज फिट ऑल पे चल रहा है, कि एक कानून बना नहीं दिया नहीं और वो मंजरी पूरे जी, सेम कानून नहीं है। ऑल फिट फॉर ऑल वाला कानून नहीं है। गाय के लिए कानून डिफरेंट है, सुअर के लिए कोई कानून ही नहीं है, और शेर तो ये वैसे भी इनको सूट करते नहीं है। और सेकेंडली मंजरी जी, जो आपने बार बार बोल रही थी कि नेशनल सॉवरेनिटी के ऊपर मोदी जी काम कर रहे हैं, लेकिन जो डीप स्टेट है उसका तो नैरेटिव है कि भाई सारे बॉर्डर खुल जाने चाहिए, ये सुअर जहाँ मर्जी जाए, इनको रोका नहीं जाए। लेकिन हिंदू जाएगा तो H1B वीज़ा बंद कर दिया जाएगा, लेकिन सुअर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट मोदी जी शुरू करना चाहते हैं, उसको उसी को तो डिसमेंटल कर रहा है डीप स्टेट। देन हाउ डू यू कोरिलेट विद दिस? डीप स्टेट और मोदी जी बराबर नहीं है। मोदी डीप स्टेट को काउंटर कर रहे हैं। मैं आपके उसको बोल रही हूँ, देखो सुअर कहीं भी जाए वो उसके ऊपर कानून नहीं है, ये ही कानून उन्होंने बनाया है कि ये ग्लोबली अप्लाई करेगा। इसीलिए मैं इसे वन साइज फिट ऑल कह रही हूँ, और वो भी इसे वन साइज फिट ऑल कहते हैं। दूसरा इसका नाम है कट द हेड, सर को काट दो टू फिट द हेड, कि अगर हेड आपकी टोपी छोटी हो गई है तो टोपी को बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सर वहां से काट दो ताकि टोपी जो है सर पे फिट आ जाए। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, कि सुअर को वो खुला छोड़ रहे हैं ताकि उनका इंटरेस्ट वो हो रहा है ना, यूरोप को उनको दो पार्ट में करना है, इसीलिए यूरोपियन यूनियन बनी है। वेस्टर्न यूरोप
अलग रखना है, ईस्टर्न यूरोप अलग रखना है। तो आपकी जर्मन नेशनैलिटी मैटर नहीं करती, फ्रेंच नेशनैलिटी मैटर नहीं करती, फ्रेंच कस्टम्स, जर्मन कस्टम, पोर्चुगीज कस्टम मैटर नहीं करते। आपका जो एक तरीके से कई कल्चर्स मैटर नहीं करते, आपके लॉज मैटर मैटर नहीं करते, आपकी लाइफस्टाइल मैटर नहीं करती, आपका पहनावा मैटर नहीं करता। देखिए, ग्लोबल ब्रांड्स इन्होंने बनाए हैं, एक ही तरह के कपड़े वर्ल्ड ओवर पहने जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ पेस्टल कलर्स बनाए हैं, वही कलर्स पहने जाएंगे, वही कपड़े पहने जाएंगे, वही सेट डिजाइनर्स होंगे, और जो वो कहे उसके इतर करना, आउट ऑफ बॉक्स जाना इज अ क्राइम। ओके, तो उसको काउंटर मोदी ऐसे कर रहे हैं कि उन्होंने वैरायटी को स्पाइस ऑफ लाइफ, इसीलिए भारत में ये सफल नहीं हो पा रहे, बिकॉज वी आर वेरी डाइवर्स। यूपी का मुद्दा तमिलनाडु में नहीं चलता, एंड दिस इज व्हाई इंडिया इज सेफ। ओके, और ये क्या कर रहे हैं, वही मूवीज बना करके सब कुछ, ये उसको एक पैक दे रहे हैं कि जो कानून है वो एक है, जो इंटरनेशनल आईसीसी का कानून है वही भारत में चलेगा, जबकि भारत का कल्चर आईसीसी के बिल्कुल उल्टा है। तो अब मोदी क्या कर रहे हैं, जो उन्होंने बीएनएस भारतीय न्याय संहिता बनाई है, वो उन्होंने इसीलिए बनाई क्योंकि सब चीजों के बीच में जड़ में कानून है। अल्टीमेटली उस किताब का को फॉलो करके पूरा देश चलता है। तो उन्होंने जो बीएनएस बनाया है वो भारतीय मानसिकता के हिसाब से, भारतीय सभ्यता संस्कृति इसके हिसाब से बनाया, और धीरे धीरे इसमें इम्प्रोवाइज होकर के हम टिपिकल उस पर आएंगे। तो मोदी इस सॉवरेनिटी को भारत में एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और हर देश जिसके साथ मोदी पैक्ट कर रहे हैं उसकी सॉवरेनिटी को आदर दे रहे हैं कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट पे रखिए। लेकिन अब जैसे पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है भारत को तबाह करना, तो उसको काउंटर मोदी जी को करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर चाइना का नेशनल इंटरेस्ट है कि भारत को जो है पुश बैक करते रहना, तो वहां पर हमको लड़ना पड़ेगा। बट अगर अफ्रीकन नेशंस के पास जाते हैं, लैटिन अमेरिकन के पास जाते हैं, ये इंडो पैसिफिक में जितना भी आइलैंड नेशंस हैं उनके कल्चर को सुरक्षित रखना है, ऑस्ट्रेलिया को सुरक्षित रखना है, तो वी अंडरस्टैंड योर डिफरेंस ऑफ लाइफ, आपके खान पान सब चीज़ों के डिफरेंस को ऑनर करेंगे, सभ्यता संस्कृति को, और आपको नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो कानून है आपके, उसको हम मान्यता देंगे। आपकी आपको हम इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेकर के आकर यहाँ पर हम डिफरेंट अपने जैसे G20+ किया, उसमें हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से, तो जिसको इन्होंने कहा है पोजीशनिंग पावर ओवर, पोजीशनिंग पावर, पार्टनरशिप ओवर पावर, इस चीज को हम जरूर वो करेंगे क्या, ताकि मोदी इस चीज को कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि हमको शक्ति मिल जाएगी आपको एग्रेस करके, लेकिन हम आपको अपना पार्टनर बनाएंगे और हम आपको एग्रेस नहीं करेंगे। तो उस इस चीज को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वर्ल्ड में एक्सेप्ट हो रहा है, और इसमें सॉवरेनिटी और डेवलपमेंट की हम आपके साथ मिलकर के ग्रो करेंगे, आपको हमारे अंडर में ग्रो करने की जरूरत नहीं है, हमारे लॉस वो करने की जरूरत नहीं है, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ आप खुद करेंगे, उसमें जहां तक हम असिस्ट कर सकते हैं हम उसमें असिस्टेंस देंगे। फिर ग्लोबल वॉइस हम बनेंगे कि अगर अफ्रीका की कोई मांग है तो हम देखेंगे हम किस तरीके से उसको पूरा कर सकते हैं, और वर्ल्ड से पूरा करवा सकते हैं कि डिफरेंट कंसोर्शियम्स मिलकर के उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, ताकि उस पर्टिकुलर देश के, मान लीजिए कि हम साउथ अफ्रीका की बात करें, तो साउथ अफ्रीका के देश उस चीज़ को एंजॉय कर सके और वो नेसेंट हैप्पीनेस को फील कर सके जो प्राकृतिक रूप से है। एंड उसके बाद फिर जो है आरोग्य मैत्री एक प्रोग्राम हम अभी भी चला रहे हैं, जिसके थ्रू हम इस बात को कर रहे हैं कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है कि चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों को पोल्यूट कर दिया, लाइफस्टाइल ऐसी दिखा दी कि जिसके कारण रोग होना हमारा एक तरीके से अवश्यंभावी है। तो उस चीज़ को हम काउंटर करेंगे कि हम ऑर्गेनिक पे जाएंगे, तो वो हो गया, आयुर्वेद और योगासनों पे जाएंगे। दूसरी तीसरी चीज़ हम जो काउंटर करेंगे इस मॉडर्न लाइफस्टाइल को, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इटसेल्फ जो डीप स्टेट का एक बेस है, उसकी भी एक रिसर्च है, मॉडर्न लाइफस्टाइल लीड्स टू कैंसर।
और हम सबको मालूम है कैंसर का इलाज नहीं है, कैंसर को ये मेंटेन करते हैं बिकॉज इससे इनकी फार्मा इंडस्ट्री चलती है। तो इसलिए जो है आरोग्य मैत्री अगेन एक बहुत पहले तो एक बीएनएस जैसी हमने चीज बनाई और को encourage किया, और दूसरा हमने मैत्री का किया, तीसरा आप देख रहे हैं कि वी आर डिसमेंटलिंग द एजुकेशन सिस्टम। अमेरिका ने भी किया, भारत ने भी किया, और जगह पर हम इस चीज़ को लेके आ रहे हैं कि अगर आपको अपनी इंडिविजुअलिटी बना के रखनी है तो आपको अपने लोकल वैलर को उन लोगों को पढ़ाना होगा, क्योंकि भारत आज भी फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहा है। हमको हमारे यहाँ जो रेवोल्यूशन हुआ है वो नहीं पता, लेकिन फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुआ था वो पता है। तो इस बेवकूफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम वो हिस्ट्री पढ़ेंगे जिससे हमारा शौर्य और हमारी सभ्यता संस्कृति जागृत होती है। तो ये 3 बेसिस, लॉस, फूड एंड ट्रीटमेंट और उसके बाद एजुकेशन, इन 3 को लेकर के हम चल रहे हैं। फिर चौथा चीज़ आ जाता है हमारी सेना और हमारे इक्विपमेंट, कि जब कोई हमारे ऊपर कॉन्फ्रंटेशन की कंडीशन आती है तब हम अपने आप को कैसे वो करते। तो इसीलिए हम वैप मोरक्को में बनवा रहे हैं, कुछ शिप्स हम सेशल्स में बनवा रहे हैं, और धीरे धीरे इस तरह के प्लांट हम पूरे ग्लोब में डाइवर्सिफाई करके लगाएंगे। थर्ड थिंग जो मैं बार बार कह रही थी, राज्य सत्ता की वापसी, बिकॉज डीप स्टेट भी किंगडम ही चाहता है और उसका काउंटर भी किंगडम कर सकती है। डेमोक्रेसी में फिर वही बात है, आधे लोग इनके होंगे। 1948 में पहला इलेक्शन जो इन्होंने रिग किया था वो इटली का था, तो वो इलेक्शंस जब रिग कर लेते हैं तो मैं कहती हूँ डेमोक्रेसी नहीं। व्हेन इलेक्शन में आप फ्री भी दे करके जीते, नेताओं की खरीद फरोख्त चले, पार्टीज बने बिगड़े, राहुल गांधी जैसे नेता हो, तो उससे अच्छा है राजतंत्र। सो अगेन आई विल से रॉयल्स आर राइजिंग और राजतंत्र के अंडर में क्लोज सोसाइटी, बिकॉज इसमें नॉर्थ कोरिया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा देश है पर उसमें डीप स्टेट का पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा। उसको आप ब्लैकलिस्ट कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, इट इज थ्राइविंग, सर्वाइविंग on its own, on its resources, on its society, because a king is there and the society is close, and this is what is going to be the future. अगली चीज क्या आ जाती है इसको काउंटर करने में, डीप स्टेट ने भी बड़े बड़े जोन रखे, 10 बड़े जोन रखे, ठीक है, उनकी बिब्लिकल हिस्ट्री है कि 10 राजा थे, बट आपको इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि आपका जो बैकयार्ड में छोटे छोटे देश हैं इनका उपयोग आपके ऊपर अटैक करने में और नेशनल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करने में होगा। एक समय जब बरखादत वगैरह का जमाना था तो हम लोग देखते थे ना, एंटी इंडिया वाज अ फैशन, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ डीप स्टेट। जो चीज़ को लगाइए, तब हम लोग जब इस चीज़ से खींच गए और हमने नेशनैलिटी को तरजीह दी, मोदी जी को इलेक्ट किया और लगातार इलेक्ट कर पा रहे हैं, देन वी आर काउंटरिंग। वरना हमारे देश को एनजीओज चला रहे थे और एनजीओज ही जा करके कोर्ट को मैनेज कर रहे थे, नेताओं को मैनेज कर रहे थे। सो द आंसर इज क्लोज सोसाइटी, द आंसर इज किंग, द आंसर इज लॉस फेवरिंग द नेशन, लार्ज नेशन, क्योंकि छोटे छोटे देश अपनी रक्षा नहीं कर सकते, एंड द आंसर इज कि आप अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए समर्पित हो और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हो। तो इस तरीके से ये 10 किंगडम्स का मोह जाल हम तोड़ सकते हैं। जी, यानी कि जो मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जो पहली बार हमने नया पार्लियामेंट इनॉग्रेट किया, उसमें एक मैप दिखाया अखंड भारत का। अखंड भारत का मैप दिखाने का मतलब है ये सारे छोटे छोटे कंट्रीज ये मिलकर, ये नहीं है कि एक बड़ा भारत बन जाएगा, ये सारे मिलकर म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, अंडर जैसे किंगडम इज वर्किंग टुगेदर। उसका एक किंग होगा। डेमोक्रेसी गई भाड़ में। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। अगर मोदी जी डिक्टेटर हैं तो ये डिक्टेटरशिप अच्छी है। तो ये जो डीप स्टेट है वो भी चाहता है किंगडम्स बने, जो आपने पहले दिखाया कि 10 किंगडम्स पूरे दुनिया में होने चाहिए। मोदी जी भी लगे हैं कि सारा अखंड भारत में ये सारे छोटे छोटे कंट्रीज ये इकट्ठे हो जाएं, वेयर वी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, कि आपकी सॉवरेनिटी भी इंटैक्ट है, हमारी भी इंटैक्ट है। आपको हमारे खिलाफ यूज़ करने की कोशिश की जाती है, ज़रूरत नहीं है। हम मिलकर, आप भी तरक्की कीजिए, हम भी तरक्की करते हैं। यानी कि डीप स्टेट का जो पूरा फॉर्मूला था कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, पूरे दुनिया में कंट्रीज़ को अपने अधीन करना है, उनको अपने पीछे लगा के रखना है, उसका तोड़ निकाला है मोदी जी ने, और ये इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गया। जुडिशरी के ऊपर ऑलरेडी संजीव सियाल जी ने बोल दिया कि ये अपने आप को समझते क्या हैं, ये किंग्स एंड एम्परर्स हैं,
कि छुट्टी पे जाते तो पीछे कोर्ट बंद हो जाती है, अगर पुलिस वाला छुट्टी पे चले जाए तो क्या पुलिस थाना बंद हो जाएगा? तो ये जो आपने ओपनली बोलना शुरू कर दिया गवर्नमेंट के लोगों ने जुडिशरी के लिए, बाबूज के लिए, ये दिखाता है कि पूरा फंडामेंटल चेंजेस होने वाले हैं। और जो बड़ा एक प्लान था डीप स्टेट का, इसीलिए मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू ये इसलिए पसंद नहीं किए जाते। अब आपको ये भी समझ आएगा कि नेतन्याहू को ये टू नेशन थ्योरी अब जाकर बोलने की जरूरत क्यों पड़ेगी कि पैलेस्टीन को हम मान्यता देते हैं, क्योंकि डीप स्टेट चाहता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाए। ये हमेशा ही डिस्टेबलाइजेशन ऐसे ही क्रिएट करते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। और ये जो 10 किंगडम्स वाला काम है उसमें भारत सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा किंगडम ये बनकर ही रहेगा, उसके बिना आपका सर्वाइवल नहीं है। एंड मोदी नोज व्हाट टू डू। जी, कि भारत में यही तरीका था, राज्य होते थे जिनको जनपद कहा जाता था, उनका राजा होता था, उसके ऊपर महाराजा होता था, कई जनपद मिलकर के बनते थे, उसके बाद सम्राट होता था और फिर चक्रवर्ती सम्राट होता था। तो ये 4 जो डिवीजन थे वो इसीलिए थे कि लार्ज एरिया को एक पर्सन के अंदर कैसे वो किया जाए, ताकि जैसे बंगाल की अपनी एथनिसिटी है और तमिलनाडु की अपनी है, तो बिना एक दूसरे को काउंटर किए यहाँ पे हम मर्ज करने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसे अब हम विविधता में एकता वगैरह हम कहते आ रहे हैं। तो बंगाल अपनी एक जनपद रहेगा, तमिलनाडु एक जनपद रहेगा, और इनके जो अभी आप जिसे चीफ मिनिस्टर या गवर्नर कहते हैं उसको हम राजा कहेंगे। जो भारत का होगा वो प्रेसिडेंट की जगह महाराजा होगा, जो एशिया का होगा उसको हम जो है सम्राट कहेंगे, और जो विश्व का होगा उसको हम चक्रवर्ती सम्राट कहेंगे। तो इन क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर में ये चीज़ बटी हुई थी, ताकि जो वैरायटी भी रहे और एकता भी रहे। जी, आई अंडरस्टैंड फुली। बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने, और ये काम करना ज़रूरी भी है, बिकॉज डीप स्टेट अपने जो हथकंडे हैं उसको यूज़ करने बंद कर देगा, ये पॉसिबल नहीं है। वो अपना काम करते रहेंगे और उनको काउंटर करने का काम ये मोदी जी कर रहे हैं। राहुल गंदगी के और उसकी गंदी फैमिली के बस की बात नहीं थी। वो तो चाहते हैं कि डीप स्टेट के, वैसे भी बिके हुए थे वो डीप स्टेट के हाथों में। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस देश को अगर बचाया है ये भगवान ने बचा लिया, कि मोदी जैसा आदमी आया है जिसने इस सारी चीज़ों को डिसमेंटल करना शुरू कर दिया। अब आगे जाके देखते हैं मोदी जी और क्या काम करते हैं। और मेरा अपना अनुमान है 2025 में मोदी जी 2-3 बड़े फैसले इस बार लेने वाले हैं, बाबुओं के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ। एजुकेशन में ऑलरेडी रिफॉर्म्स आने शुरू हो गए हैं, ये छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसके बिना आप भारत को एक विकसित भारत नहीं बना सकते। ये संजीव सियाल जी ऑलरेडी बोल चुके हैं, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ उनके वर्ड्स। अब देखते हैं आगे आके इस साल में मोदी जी कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। मंजू जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम।